नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 9, जी हाँ, जनरल साइंस की, यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी हाँ जी, ये बात हो रही है एसएससी की और रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं एग्जाम में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, तो उसके टॉपिक्स सारे क्लियर कराए जा रहे हैं आप सभी को। और देखिए, जैसा कि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, एटलीस्ट 16 या 15 दिन है, ऐसी कुछ है ना, 15 या 16 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। तो जिन बच्चों की तैयारी अभी भी नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग जितने करा रहे हैं आपको, वो करके जाओ, एटलीस्ट इतना करके जाओ कि क्वालिफाइंग हो जाओ यार, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है ना, वो क्वालिफाइंग हो जाओ आप, एटलीस्ट आपका सेकंड स्टेज में मेहनत कर लेना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप सभी तैयारी करो अच्छे से, बहुत ही अच्छा है। और आप सभी का जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो लास्ट वीडियो था पार्ट 8, उस पे बहुत से बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे आंसर्स को साथ में करके, ठीक है। तो प्लीज हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहिए, और अपने दोस्तों और जितने भी मित्र हैं ऐसे आपके जो जुड़ना चाहते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज उनको जोड़ें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बने रहे पूरे वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो देखिए लाइक करना तो बनता है एक, ठीक है। और इस बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये आज का पार्ट नंबर 9 है जो क्यूज का, ठीक है। और उससे पहले एक चीज और बता दें कि जनरल साइंस की क्लास एक और स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया होगा इस क्लास के बारे में। जी हाँ, जनरल साइंस की एक और क्लास जो कि 8 बजे शाम को 8 पीएम ये भी शुरू होगी जनरल साइंस की। और ये किस लिए होगी, तो ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, आरपीएफ की और एसएससी जीडी की, जी हाँ, एसएससी जीडी का भी जो फॉर्म आया हुआ है उसके रिगार्डिंग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के जरूर वहां से शुरू होगा 8 बजे कल से, यानी कि कल 26 तारीख है। तो कल भी 8 बजे आप लोग प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही साथ ये देखते हैं क्यूज को, क्विज नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, और आंसर आप लोग सब साथ में कीजिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो इजी है क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। आप बात कर लो एसएससी सीजीएल की, ठीक है, या फिर आप रेलवे की बात कर लो, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं कि लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस इन अर्लियर, ठीक है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो हम तक कब, लगभग कब पहुंचता है। सूर्य से प्रकाश हमें लगभग पहुंचता है कब तक, हम तक ये है यहाँ पे, ठीक है, हम तक कब पहुंचता है लगभग, ठीक है। तो टाइम बताना है आपको, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर हो सकता है कि जल्दी आ जाए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग लेट भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से फटाफट आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर मैं बताता हूं, इट्स सी 8 मिनट, जी हाँ, ठीक है। सबसे पहले जो धरती पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वो 8 मिनट में। ये देखिए, ये फिजिक्स साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल में आपको 2016 में भी पूछा गया था, और रेलवे में 2010 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी फिर से आ सके। अगला सवाल है कि स्टार्स अपीयर्स टू द मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, स्टार्स जो होते हैं यानी तारे जो होते हैं वो पूरब से पश्चिम में स्थानांतरित होता है, क्यों। आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर को कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको मिलता है 10 सेकेंड, आप अपने 10 सेकेंड में यूटिलाइज करें और आंसर कमेंट कीजिए। और प्लीज सभी बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करें। और देखो, लास्ट वीडियो का जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जितने भी 1 to 8 वीडियोस हो चुके हैं आपके लाइफ जनरल साइंस से, तो उन सब पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप सभी का, अच्छे बच्चे ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी खुशी हो रही है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर है इट्स बी, द पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी का रोटेशन जो है वो, पृथ्वी का रोटेशन, सॉरी, पृथ्वी जो है, मान लो ऐसा फिगर यहाँ सही गोल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पृथ्वी है जो, मान लो, ठीक है, इसका जो घूमने की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम से, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है ये, ठीक है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि पृथ्वी जो अपने परिक्रमा करती है सूर्य की,
वो अपने अक्ष पे रहकर किस दिशा की ओर परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन बनाकर। ओके, तो आंसर है इसका इट्स बी। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण जो स्टार्स होते हैं वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनका स्थान परिवर्तन जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर दिखता है। ठीक है, चलिए, स्टार्स का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं, स्टार का मतलब सूरज भी है। ठीक है, स्टार्स मतलब सूरज, जो सूर्य जो हमें दिखता है पूरब से और पश्चिम की ओर अस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार सूरज को कहा गया है, एक सूर्य एक तारा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे। चलिए, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। पास्कल इज द यूनिट फॉर, किसके लिए है यूनिट पास्कल का? पीए से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, पास्कल को, तो ये किसका यूनिट है ये बताना है आपको। तो चलिए, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें फटाफट, और देखिए जो वीडियो को लाइक कर दें एक बार अगर अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन आपको, तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है, और आपके एग्जाम एसएससी और सीजीएल और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जो आपके एग्जाम होने वाले हैं जैसे कि रेलवे की, तो उन सब में क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे भी लेकर आ रहा हूं जो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर है इसका बच्चे इट्स बी, प्रेशर। जी हाँ, जो पास्कल होता है ये दबाव का यानी प्रेशर का एक यूनिट होता है। साउंड वेव्स इन एयर आर, यानी कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पोलराइज्ड। तो आंसर आपके नीचे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर अभी 10 सेकंड के अंदर दूंगा। तो चलिए, जो बच्चे जुड़ भी रहे हैं वो भी आंसर करते रहें, जल्दी जल्दी इसको क्विज को खत्म करना, क्योंकि आज क्विज में लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें कि 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इट मे बी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरे क्विज में आप बने रहिए और इसका आंसर करते रहिए। चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स बी, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं हवा में। कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने टावर देखा होगा, ठीक है, किसी भी कंपनी के, जैसे मान लो जियो अभी ज्यादातर फेमस है। ठीक है, तो जियो का टावर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो जियो का जो टावर होता है, तो जो तरंगे निकल के आती हैं, ठीक है, ताकि हम अपने मोबाइल तक वहां पहुंचती हैं, ठीक है, जो वेव निकल के आता है उनसे, वो कैसी होती हैं? तो वो लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं, और उनमें हिंदी में अनुदैर्ध्य कहते हैं। चलिए, अगला सवाल है हमारा, ये भी देखो फिजिक्स साइंस से ही, ये अभी तक फिजिक्स का ही चल रहा है क्वेश्चन का सिनारियो। ठीक है, इसके बाद आएगा केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस का। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है यहाँ पे आपको। तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड रेडियली इन an electron, an atomic pile, an transistor and a Wilson cloud chamber। तो आप अपने आंसर को नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ होती हैं आसानी से निकलती हैं किसमें? तो एक इलेक्ट्रॉन बंदूक में, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन में, एक परमाणु के ढेर में, यानी कि बहुत सारे परमाणु का जो कचरा होता है, ढेर होता है वहां पे, या फिर एक ट्रांजिस्टर से, या फिर विल्सन क्लाउड चैम्बर का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों, आप आंसर नीचे जाके जरूर कमेंट कीजिए, क्यूज में बने रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स बी, एन एटॉमिक पाइल, यानी कि परमाणु के जो ढेर होते हैं वहां से रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, चलिए, रडार के बारे में जानते हैं। रडार क्या होता है? ये एक मापक होता है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा, इससे पहले आप आंसर कीजिए इसका। ठीक है, रडार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो किस लिए प्रयोग किया जाता है? क्या नहीं है, रडार के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने का अर्थ है इसका हिंदी में। रडार इज यूज्ड फॉर डूबे हुए पनडुब्बियों के स्थानांतरण के लिए, या फिर एक रेडियो रिसीवर में एक सिग्नल प्राप्त करने के लिए, या जियो स्टेशनरी उपग्रहों को स्थानांतरित करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता लगाने के लिए। तो अगर आपको आंसर पता है
तो नीचे जाकर आंसर जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और रडार क्या होता है, देखो ये बताता हूँ आपको। आंसर है इसका डी, डिटेक्टिंग द लोकेटिंग डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज द एरोप्लेन। जी हाँ, जैसे कि कोई भी विमान के बारे में, इनफैक्ट यहाँ पे एरोप्लेन लिखा हुआ है, तो आप एरोप्लेन आंसर नहीं भी अगर होगा तो वहां पे एक चीज समझिएगा कि रडार जो है वो कैच करता है सिग्नल्स को। ठीक है, किसके सिग्नल्स को? तो या तो वो विमान हो सकता है, या जैसे कि एरोप्लेन हो सकता है, या फाइटर प्लेन हो सकता है, जो हवा में चीजें उड़ती हैं और वो सिग्नल देती हैं, उन सब सिग्नल्स को ये कैचअप करता है। अच्छा, रडार और क्या करता है? रडार करता है आपके मोबाइल्स के सिग्नल्स को भी कैच करता है। ठीक है, इनफैक्ट आपके हाथ में अगर कोई वायरलेस है या वॉकी टॉकी है, उसके भी सिग्नल को ये कैच कर सकता है। ठीक है, तो रडार का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसकी स्थिति का पता लगाना। ठीक है, लाइक अ रडार। ठीक है, आंसर रहता है, ऐसा यूज होता है। चलिए, अब हम इंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री साइंस में, यानी कि रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि की सामान्यता। ठीक है, माने सामान्य परिस्थिति में क्या होती है हवा में ध्वनि, यानी कि साउंड का जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर कितना होता है? 30 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3320 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। वैसे इसका आंसर है इट्स सी, 332 मीटर पर सेकेंड। किसी भी नहीं, हवा में ध्वनि की जो सामान्यता होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, चलिए, आठवां हमारा सवाल है कि द हाई रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज ड्यू टू। फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and ability of the d orbital, and d the strong F bond। तो its answer is B, its high electronegativity। जी हाँ, जो उच्च इलेक्ट्रॉनों के नकारात्मक पोजीशंस को ये दिखलाता है। कौन? फ्लोरीन, जो सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे कि फ्लोरीन के बारे में आप पढ़ोगे रिएक्शन में कभी भी, जो फ्लोरीन होता है सबसे हाईएस्ट, माइनस कह सकते हैं उसको, या निगेटिव क्या यहाँ पे कहें, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ये सबसे हाईएस्ट निगेटिविटी वाला होता है कौन? फ्लोरीन। ठीक है, चलिए, अगला हमारा सवाल है कि द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले इज। क्ले यानी कि मिट्टी के बारे में बोल रहा है कि बोल रहा मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, जियोलाइट्स, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ऑप्शन आर द हियर एंड कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। जल्दी से जाके आप अपनी कमेंट को आंसर कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स सी, एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। ठीक है, द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्ले, यानी कि मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2016 के। ओके, चलिए, 10वां सवाल है कि विच एलिमेंट फाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आर दियर, जो प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। जल्दी से फटाफट कीजिए, 10 क्वेश्चन है अभी हमारे पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का चल रहा है, अब उसके बाद लाइफ साइंस का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर लाइफ साइंस के क्वेश्चन ज्यादा कराया जाए, तो श्योर, अगर आपको लाइफ साइंस के क्वेश्चन ज्यादा देखने हैं तो उसके बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि लाइफ साइंस का वीडियो जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको लाइफ साइंस का एक फोल्डर मिलेगा, वहां से आप जाके वो सारे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये लाइफ साइंस की क्लासेस एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने से चल रहा है। ठीक है, जिसका सिलेबस खत्म कराया जा चुका है और इसके प्लेलिस्ट में इसको डाला गया है। ठीक है, तो आप वहां से जाके, वहां पे एटलीस्ट 49 क्यूज हैं,
49 क्यूज, तो वहां जरूर एक बार देख लें प्लेलिस्ट में लाइफ साइंस की क्लासेस जिनको जरूरत है। ठीक है, तो वैसे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आंसर जानते हैं, इट्स ए कार्बन। जी हाँ, सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। ओके, चलिए ये आ गया आपका, ये भी देखो केमिस्ट्री सही है। एक धातु के रूप में पारा के साथ बने मिश्र धातु कहा जाता है, ये होता है बच्चे इट्स एमलेगम्स। ठीक है, इट्स एमलेगम alloy made with the mercury as one metal are called एमलेगम्स। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इट मे बी ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। एक धातु के रूप में जो मरकरी होता है, यानी कि मरकरी को पारा कहते हैं, इसके साथ बने जो मिश्र धातु, इससे जो मेटल बनता है उसको कहते हैं एमलेगम्स। ओके, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ऑल नोबेल गैसेस आर, सभी नोबेल जो गैसेस होती हैं, जो एक नोबेल गैस किसको कहते हैं, जो कि एक कृत्रिम, मतलब कह सकते हैं बहुत ही यूजफुल गैस। ठीक है, नोबेल गैस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसका यूज किया जाता है और प्रकृति से अवेलेबल होता है वो। ठीक है, यानी कि नेचर से। तो वो कैसी होती हैं, रंगहीन, रंगहीन अणि अस्तो, रंगहीन अणि परंतु मनात नस्तो। व्हाट इज दिस, आई थिंक ये मराठी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ वैसे। ठीक है, जो सभी नोबेल गैसें हैं कैसी होती हैं, तो कलरलेस यानी कि रंगहीन होती है, कलर होती हैं, या फिर मतलब कि रंग वाली होती हैं, कलरलेस, या और ऑडोरलेस। ठीक है, ऑडोरलेस मतलब आणविक होती है, मतलब कि अणुओं से भरी हुई होती है, या फिर कलरलेस एंड द बट हैव ऑर्डर, कलरलेस होती हैं और साथ ही साथ लेकिन ये अणु के संग होती हैं। ठीक है, यहाँ ऑर्डर लीस है कि मतलब ये नहीं होती हैं। ठीक है, अणु से विहीन होती हैं, पर यहाँ बोल रहा कि अणु के संग होती हैं। तो आंसर है इट्स सी, ये कलरलेस होती हैं और बिना किसी अणु के होती हैं। जी हाँ, गैस जो होता है एक बहुत ही ना तो वो लिक्विड और ना ही वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, तो कलरलेस और जो अणु रहित होती है। ठीक है, इसे हिंदी मराठी में लिख दिया है अणु आणि असतो। ठीक, आई डोंट नो अबाउट मराठी, बट ठीक है, ये आंसर है आपका सी। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ रहा है 13, द बुक हिस्टोरिया एनिम्यूलियम इज रिटन बाय, ये बुक का नाम है। ठीक है, द हिस्टोरिया एनिम्यूलियम इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। और ये क्वेश्चन अब शुरू होता है आपका लाइफ साइंस से। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन लाइफ साइंस से है, तो आंसर फटाफट करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको किए जा चुके हैं, इसके सिलेबस खत्म कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे इट्स वन अरिस्टो। जी हाँ, अरिस्टो ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, द फर्स्ट काफ क्लोन इज, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2010 में भी पूछा गया बच्चे। ठीक है, एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में भी पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर है जो कि पहला बछड़ा होता है, जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, उसका क्लोन बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया था, तो आंसर है इट्स इयान विल्मट। ठीक है, आंसर है इयान विल्मट, याद रखिएगा इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन है कि बॉटनी इज द नोन एज, देखो वनस्पति विज्ञान जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो इट्स नोन एज ऑल्सो द फाइटोलॉजी। जी हाँ, बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, ये नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, द बुक हिस्टोरिया प्लैंट्रम इज रिटन बाई, वो क्वेश्चन अलग था ना, ये क्वेश्चन अलग है ये। ठीक है, हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है थियोफ्रास्ट ने। जी हाँ, और हिस्टोरिया, ये देखिए ये क्वेश्चन मैं दिखला देता हूं आपको, हिस्टोरिया एनिमिलियम ये लिखा है अरस्तु ने, और हिस्टोरिया प्लैंट्रम ये लिखा है थियोफ्रास्ट ने। ठीक है, आंसर है इट्स 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि द टर्म बायोलॉजी इज डाइवर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज इज नोन एज द ग्रीक लैंग्वेज। जी हाँ, जीव विज्ञान जो शब्द भाषा है, जीव विज्ञान ये जो वर्ड है जीव विज्ञान, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ओके, जीव यानी कि लाइफ। ठीक है, तो लाइफ साइंस जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है,
ये ग्रीक एक भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है, इससे लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, द साइंटिस्ट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, वैज्ञानिक जिन्होंने बैक्टीरिया की नींव रखी है, उनका नाम, तो लुईस पैस्टियर। आंसर है लुईस पैस्टियर। ओके, याद रखिएगा, जिन्होंने वैज्ञानिक जिन्होंने बैक्टीरिया का नींव रखा, बैक्टीरिया बनाने का, बैक्टीरिया की खोज की जिसने, ठीक है, नींव रखी यानी कि खोज की, बताया, ऐसा फाउंडेशन उसका बताया है, ठीक है, तो वो कौन है, तो लुईस पैस्टियर। ओके, 19 क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई है? आंसर है बच्चे, इट्स वन लैंडस्टीनर। क्या है आंसर? लैंडस्टीनर। देखो, ये आज का जो हमारा क्यूज था, ये सारे के सारे जो लाइफ साइंस के, ये टोटल साइंटिफिक नेम और साइंटिस्ट के नाम और बुक के नाम पे था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि साइंटिस्ट हु डिस्कवर द एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, जिन्होंने एलोफेरस मच्छर की को मलेरिया संचारित किया है, उनका नाम बताना है आपको। तो वो है बच्चे, इट्स रोनाल्ड रोज। जी हाँ, रोनाल्ड रोज इज द डिस्कवर द एनोफिलन मस्कीटो ट्रांसमिट मलेरिया, जो कि मलेरिया ट्रांसमिट करता है, ऐसे मच्छर के बारे में बताया हमने, किसने, तो वो है मिस्टर रोनाल्ड रोज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और क्यूज में बने रहिएगा। बस 15 दिन और हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए, और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? सक्सेस की 98.in पे जाके इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो प्लीज जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए फटाफट, और आंसर सबके सही दें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।